मात्र 7 महीने पहले ही चुनाव लड़कर चौथी बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनने वाली शेख हसीना को अचानक हुए दंगों से अपने देश से भागना पड़ा और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। Former Bangladesh Prime Minister Sheikh Hasina has arrived in India after resigning from her position. अब बांग्लादेश में लगातार दंगे हो रहे हैं। कहीं अवामी लीग के मुख्य नेता शेख हसीना के घर में लूट के सामान ले जाया जा रहा है, कहीं बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। जबकि यह आंदोलन तो छात्रों का आंदोलन था जो सरकारी नौकरियों में 1971 के मुक्ति संग्राम में शामिल लोगों के रिश्तेदारों और वंशजों को 30% आरक्षण देने के विरोध में किया जा रहा था। तब आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि यह बात वर्तमान सरकार के तख्ता पलट तक पहुंच गई? तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान के आज़ाद होने के बाद से 1970 में पाकिस्तान में 300 सीटों के लिए आम चुनाव हुए। उस टाइम पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में बटा था। ईस्ट पाकिस्तान जो अब का बांग्लादेश है, वहाँ 162 सीटों में से 160 सीटों पर आवामी लीग पार्टी ने जीत दर्ज की थी। वहीं वेस्ट पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है, वहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 138 सीटों में से 81 सीटों पर जीत दर्ज की थी। आवामी लीग की इस जीत के बाद भी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल यहाया खान ने आवामी लीग को सत्ता सौंपने से मना कर दिया, जिससे बंगाली कल्चर को बचाने और ईस्ट पाकिस्तान में उर्दू लागू करने के लिए पहले से ही हो रहे आंदोलन और ज़्यादा उग्र हो गए। और आवामी लीग पार्टी के शेख मुजीबुर रहमान ने 7 मार्च 1971 को वहां की जनता से बांग्लादेश को वेस्ट पाकिस्तान से आज़ाद कराने की अपील कर दी। जनाब यहिया खान साहेब, আপনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট, কি করে আমার মায়ের কোল খালি করা হয়েছে? तब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल यहाया खान ने ऑपरेशन सर्च लाइट के जरिए आंदोलन को कुचलना चाहा, किंतु भारत के सहयोग से अब ये बांग्लादेश पर जो पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी, वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। सबका संकल्प है कि इस हमले का निर्णयात्मक ढंग से समाप्त कर दिया जाए। अंततः ईस्ट पाकिस्तान आज़ाद होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में निर्मित हुआ। उसके बाद इस राष्ट्र में लगातार उथल पुथल चलती रही। कई बार मिलिट्री तख्ता पलट किया गया और बांग्लादेश की आज़ादी के मात्र 4 वर्षों में ही शेख मुजीबुर रहमान और उनकी फैमिली की एक मिलिट्री तख्ता पलट में हत्या कर दी गई। उस समय मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना अपनी छोटी बहन शेख रिहाना के साथ इंडिया में होने के कारण बच गईं। इसके बाद शेख हसीना 1996 से 2001 तक और 2009 से 2024 तक प्रधानमंत्री रहीं। लेकिन 2024 के इस चुनाव में विपक्षी दलों ने असहयोग कर दिया और चुनाव का बहिष्कार किया। इसकी वजह से मात्र 40% वोट पड़े, जिसमें आवामी लीग ने जीत दर्ज की। इसके पहले 2018 के चुनाव में वोटिंग प्रतिशत 80% था। इसमें भी आवामी लीग ने जीत दर्ज की थी। शेख हसीना के पिछले 3 कार्यकालों में देश में असाधारण आर्थिक विकास हुआ। उनके कार्यकाल में प्रति व्यक्ति आय 3 गुनी बढ़ गई। रेडीमेड गारमेंट के निर्यात में भारत को भी पीछे छोड़ते हुए दुनिया का दूसरा बड़ा निर्यातक देश बना, जो इस देश में 2.5 मिलियन महिलाओं को रोजगार देता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि हुई और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 20 सालों में लगभग 25 मिलियन जनसंख्या गरीबी रेखा के ऊपर आ चुकी है और इस क्षेत्र में बांग्लादेश फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक देश बना। इन सब आर्थिक विकास के लिए बांग्लादेश को एक बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। जैसे जैसे इकोनॉमी का विकास हो रहा था, वैसे वैसे गरीबों और अमीरों के बीच की खाई और बढ़ती जा रही थी। बैंकों में लगातार स्कैम हो रहे थे, लोन डिफ़ॉल्टरों की संख्या बढ़ती जा रही थी और कई बड़ी कंपनियां जैसे CLC पावर, वेस्टर्न मरीन शिपयार्ड और रिमिक्स फुटवेयर ये सब टॉप पर थे, जिनमें बैड लोन 965 करोड़ से लेकर
1649 करोड़ बांग्लादेशी टका था। 2014, 2018 और 2024 के चुनाव में कम वोट, हिंसा और विपक्ष द्वारा चुनाव का बहिष्कार किया गया। इन स्थितियों पर नियंत्रण रखने के लिए शेख हसीना सरकार ने कठोर कार्रवाई की, डर और शोषण का माहौल बनाया, लोगों के मानवीय अधिकार छीने और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन छीना गया। 2018 में लाया गया डिजिटल सिक्योरिटी एक्ट, जिसे बाद में साइबर सिक्योरिटी एक्ट में बदल दिया गया। यह गवर्नमेंट का वह शस्त्र था जिसके द्वारा वह सरकार की किसी भी आलोचना, ज़्यादातर ऑनलाइन आलोचना का दमन कर सकती थी। 26 जून 2024 को इसी एक्ट के द्वारा पुलिस ने एक व्यक्ति को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया था क्योंकि उसने फेसबुक पर आरक्षण सिस्टम की आलोचना की थी। ऐसे ही एक अन्य केस में 24 जुलाई को इसी एक्ट के तहत 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि उन्होंने फेसबुक पर सरकार की व्यंग्यात्मक पिक्चर लगाई और उस पर व्यंग किए। इस प्रकार अर्थव्यवस्था का ओवरऑल विकास होने के बाद भी बांग्लादेश की जनता का असंतोष बढ़ता जा रहा था। वर्तमान में स्टूडेंट का आंदोलन सिविल सर्विसेज के आरक्षण के विरोध में शांतिपूर्वक चल रहा था, जो ढाका यूनिवर्सिटी से अन्य यूनिवर्सिटी तक फैल गया था। किंतु यह शांतिपूर्वक आंदोलन उस समय उग्र रूप में बदल गया जब आवामी लीग के ही छात्र संघ बांग्लादेश छात्र लीग द्वारा इन आंदोलनकारियों पर अटैक किया गया। इस आंदोलन को रोकने के विरोध में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स बुलाई गई। To Bangladesh now, where there have been days of violent clashes between police and students protesting a government job quota system. जिससे जनता में और नाराजगी बढ़ गई और आंदोलन का कठोरतापूर्वक दमन किया गया और शूट एंड साइट आर्डर के साथ ही कर्फ्यू लागू किया गया। इस प्रकार इस आंदोलन में धीरे धीरे वहाँ की जनता, छात्रों के पेरेंट्स, टीचर, कल्चरल एक्टिविस्ट और युवाओं के बीच पनपी चरमपंथी विचारधारा ने शेख हसीना सरकार का तख्ता पलट कर दिया और आंदोलनकारियों ने जिस तरीके से बांग्लादेश के राष्ट्रपिता माने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा तोड़ी, वह आंदोलन के पीछे एक गहरी साजिश है और इस्लामिस्ट चरमपंथियों के शामिल होने को दर्शाता है। यह इस्लामिस्ट चरमपंथी पाकिस्तान से बांग्लादेश के आज़ाद होने का विरोध करता था और चीन और पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत से बदला लेने की सोच रखता है। भारत चारों ओर से विरोधी ताकतों से घिरा हुआ है, इसलिए यह भारत के लिए कड़ी कूटनीतिक परीक्षा की घड़ी होगी। अभी बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, जिसमें नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। अब आने वाला समय ही बताएगा कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की स्थापना होगी या इस्लामिस्ट चरमपंथी या इसी तरह के चरमपंथी की सरकार बनेगी। यदि बांग्लादेश में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना होती है तो यह भारत के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और उसके भारत के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। यदि इस्लामिस्ट चरमपंथी की स्थापना होती है तो निश्चित है कि चीन, पाकिस्तान मिलकर भारत के विरोध में हमेशा साजिश रचते रहेंगे। आप इस वीडियो में अपने राय ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद।